हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और आई होप जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर आपने देख लिया है और उसमें हमने समझा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के देखे थे और मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज बताया था कि कभी भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है। देखिए, केमिकल चेंज कभी भी होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नया सब्सटेंस बनता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कोई गैस इवॉल्व होती है, इजंट इट। तो ये जो केमिकल चेंज है ये केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। ये केमिकल चेंज है, ये किसके कारण होता है? केमिकल रिएक्शन। ये तो चेंज है जो हमको दिखता है, पर असलियत में अंदर क्या होता है? असलियत में अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। ये केमिकल रिएक्शन क्या है जिसके बारे में हमको पढ़ना है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which bond breaking of substances takes place and newer substances are formed। केमिकल चेंज द्वारा केमिकल चेंज होता क्यों है? केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के कारण। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो है जिसकी वजह से क्या होता है, जो पुराने सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर के जो बॉन्ड है वो टूटते हैं और न्यूअर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड न्यूअर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि Zn प्लस CuSO4, अभी CuSO4 के बीच में बॉन्ड था, असलियत में ये Cu और SO4 के बीच में बॉन्ड था, तो ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ZnSO4 प्लस Cu बनेगा, तो इनके बीच में नया बॉन्ड बना। तो पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ओल्डर सब्सटेंसेस टू न्यूअर सब्सटेंसेस, इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसी को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके कारण केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज तो हुआ, वो देखा हमने, जैसे रॉ मैंगो न्यू मैंगो में कन्वर्ट हो गया। रॉ मैंगो न्यू मैंगो नहीं बोल सकते। रॉ मैंगो किस में कन्वर्ट हो गया? मैंगो में। कैरी आम में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है? तो कैरी आम में कन्वर्ट हो गई तो वो तो दिखा भाई, ये हरा कलर था, चेंज होने के बाद येलो कलर हो गया, वो दिखा, वो चेंज दिखा मुझे, पर अंदर कुछ प्रोसेस चला। वो प्रोसेस दूध दही में कन्वर्ट हो गया, वो दिखा, चेंज दिखा, पर अंदर जो प्रोसेस हुआ, अंदर जो रिएक्शन हुई, उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ओल्ड सब्सटेंसेस, जिनका बॉन्ड ब्रेक होता है, उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और जो नया बना, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सब्सटेंसेस, विद न्यू प्रॉपर्टीज, उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यही केमिकल रिएक्शन है। यही क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस एंड न्यूअर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंसेस बनेंगे,
उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो केमिकल रिएक्शन है, अ सिंपल वे, ये पूरा लिखने के बदले ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली कैसे लिखा जाएगा? अभी जो पूरा प्रोसेस था कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट reacts with zinc dust to form zinc sulfate and copper। ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये पूरा रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन जो इसके पहले मैंने लिखा, इजंट इट? तो उसका एक सिंपल वे है टू रिप्रेजेंट इट इन वर्ड्स। अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन is called वर्ड इक्वेशन। इसको वर्ड इक्वेशन के नाम से बोला जाता है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है? इसको सिंपल तरीके से लिखना वर्ड्स में। कैसे? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है ना, मैं लिखूंगा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट gives zinc sulfate प्लस कॉपर। ये है भैया बबुआ, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बबुआ इसको? वर्ड इक्वेशन। दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। और जो हम लोग लिखते हैं यूजिंग फॉर्मूले, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन represented in a condensed form using chemical symbol या chemical formulae is called chemical equation। A chemical reaction represented in condensed form using chemical formulae, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूला का यूज करके लिखना हो। अभी तो मैंने वर्ड्स का यूज करके लिखा है ना, अगर मैं उसको फॉर्मूला के वे में लिखूं तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। जैसे CuSO4 को मैं लिखूंगा, कॉपर सल्फेट को लिखूंगा CuSO4 एक्वियस ब्रैकेट में प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस Cu यानी कॉपर, Cu यानी बाद में मिलता हूं नहीं, Cu कॉपर सल्फेट प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस Cu। गॉट माय पॉइंट? तो ये जब हम फॉर्मूला का यूज करते हुए लिखते हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ में आई बात?
ये पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर सिंपल वर्ड्स का यूज इस्तेमाल करके लिखूं तो वर्ड इक्वेशन, और सिंपल करके लिखूं, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूं, केमिकल फॉर्मूला यूज करके लिखूं, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे? केमिकल इक्वेशन। अरे समझ में आ रहा है भैया? नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट माय पॉइंट? मैं जब भी पूछूं समझ में आ रहा है, कमेंट में आप यस करके डालो, यस समझ में आ रहा है। समझा नहीं समझा? ये है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। वर्ड्स का इस्तेमाल करके लिखे तो वर्ड इक्वेशन, और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लिखें तो केमिकल इक्वेशन। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा मेरे को लग रहा है मैं सिंपल वे टू रिप्रेजेंट, जो सेकेंड पॉइंट है वहाँ पर वे लिखना मैं भूल गया हूँ, और सिंपल वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। आपके नोट्स अच्छे से बने इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल वे आएगा। हाँ, मैं पीछे जाकर मैंने देखा, मैंने वे लिखना ही भूल गया हूँ। अ सिंपल वे, एक सिंपल तरीका केमिकल रिएक्शन को लिखने का क्या है? वर्ड इक्वेशन है। देखिए, रूल्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, रूल्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन ये आपको पता होंगे, पर अक्सर हमको क्या होते हैं, रूल्स पता होते हैं पर हम लोग वो फॉलो नहीं करते, और हमको केमिकल इक्वेशंस में जो मार्क्स हैं हमारे कट हो जाते हैं सब कुछ सही लिखने के बावजूद भी। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने हर एक रूल, और जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तब आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आपको पता होंगे रूल्स, पर फिर भी आप स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। मे भी कुछ रूल्स आपको आप अवॉइड करते हो, और ये समझने के बाद आप लिखना शुरू करें। देखिए, रिएक्टेंट्स जो है हमेशा आपको पता है दे आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट्स दे आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं, और एक एरो ड्रॉ किया जाता है, एरो टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स, पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स एक ड्रॉ किया जाता है। ये तो आपको पता ही है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स ड्रॉ किया जाता है। तो पहला रूल यही है कि रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होते हैं, और एरो क्या होता है? बीच में ड्रॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने अभी अभी लिखा है तो Cu प्लस CuSO4 प्लस Zn गिव ZnSO4 प्लस Cu। समझ में आया? अच्छा, सेकेंड जो रूल है वो है मोर देन वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, मोर देन वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो प्लस साइन का यूज होता है। ठीक है, तो आप ये पूरे जो है मोर देन वन हो तो प्लस साइन का यूज होता है। तो यहां पर भी देखिए, दो रिएक्टेंट्स थे तो प्लस, दो प्रोडक्ट्स थे तो प्लस का यूज हुआ। तीसरा जो रूल है वो है टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर सॉलिड होगा तो ब्रैकेट में एस लिखते हैं, एस रिप्रेजेंट सॉलिड। या सॉलिड को रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका है नीचे वाला एरो। ठीक है, अगर लिक्विड होगा तो ब्रैकेट में लिक्विड लिखेंगे हम लोग, हाँ, एल साइड में ऐसे। मैं बताता हूं अभी आपको, समझ में आ रहा है। और गैस होगा तो या तो ऐसे अपवर्ड एरो देते हैं या गैस लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, तो गैस मोर इंफॉर्मेटिव। अगर कोई भी सोल्यूशन, जैसे अभी यहां पर CuSO4 है,
ये सोल्यूशन सीधा यानी सोल्यूशन है ये, यानी ये पानी में मिलाकर लिया गया है। CuSO4 क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करके यूज करते हैं। तो जब भी वाटर का सोल्यूशन हो, वाटर, तो उसको एक्वियस, इतनी देर से आपके मन में शंका होगी एक्वियस मतलब क्या, अगर कोई भी सोल्यूशन पानी में मिलाकर लिया गया हो तो उसको एक्वियस सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वियस सोल्यूशन। तो यहां पर जैसे ये इक्वेशन है, ये पानी में मिलाकर लिया गया है, तो ये तो पूरा तरीका है, पर यहां पर ये थर्ड रूल मिसिंग है, तो ये मैं लिखूंगा कि ये एक्वियस था, तो AQ। जिंक कैसे था, सॉलिड था, तो मैं साइड में लिखूंगा S। जो ZnSO4 मिला ये सोल्यूशन के फॉर्म में मिला, तो इसको लिखूंगा एक्वियस। और Cu जो है सॉलिड है, तो इसको SS लिखूंगा। तो ये थर्ड रूल यहां पर, जैसे बहुत लोग ये कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो ये थर्ड रूल आपका ऐसे लिखना है। कभी भी रिएक्शन पूरा लिखना हो तो उसके सब्सक्रिप्ट में सॉलिड जो है, जो वाटर सोल्यूशन में है, तो उस तरह से आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो फोर्थ रूल है कि अगर मान लीजिए कि किसी रिएक्शन को हीट लगती है, फॉर हीट हम ट्रायंगल यूज करते हैं। किसी रिएक्शन को हीट करके होना है तो ट्रायंगल यूज करते हैं अबाव द एरो। जैसे कल हमने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से, कैल्शियम कार्बोनेट के एक्वियस सॉल्यूशन को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये एरो, ये आपका रूल फॉलो, हीट किया यानी ऐसे ट्रायंगल आएगा, तो क्या बनेगा, CaO बनेगा, क्विक लाइम का सॉल्यूशन बनेगा, और CO2 गैस रिलीज होगी। तो CO2 गैस है, तो इसलिए अपवर्ड एरो, गैस के लिए अपवर्ड एरो है ना, तो ये अपवर्ड एरो दूंगा, जो सॉल्यूशन होगा उसको AQ लिखूंगा। ये देखिए, ये सब रूल्स ऐसे फॉलो करते हैं, फॉलो करने होते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि फॉर हीट रिलीज्ड, फॉर हीट रिलीज्ड, किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होती है तो उसको किस में लिखते हैं, तो साइड में प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड हीट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि CuSO4 प्लस Zn, ये जो रिएक्शन है इसमें हीट रिलीज होती है, तो इसी में मैं दिखाता हूं। अगर जो भी हीट रिलीज होगी तो उसको मैं साइड में हीट ऐसे वर्ड्स में लिखूंगा, हीट, कि इसमें हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। समझ में आ रहा है? तो CuSO4 प्लस Zn की ZnSO4 प्लस Cu प्लस हीट, ये कंप्लीट रिएक्शन है। उतना लिखते आप तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलते। इस फॉर्म में आपको पूरे रूल्स फॉलो करके लिखनी है। पांचवा रूल जो होता है वो ये होता है कि कभी भी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होती हैं। जैसे सम रिएक्शंस occur under specific conditions, ठीक है, those conditions are written, कोई किसी कंडीशन यानी कोई किसी टेम्परेचर पे होगा, कोई किसी कैटलिस्ट का यूज करके होगा, तो दोज आर रिटन अबाव एंड बिलो एरो। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स
C6H12O6 प्लस O2। ये रिएक्शन अभी यहां हवा में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर होगा क्या? इस रूम में मैंने मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, तो रिएक्शन ग्लूकोज तैयार होगा क्या? नहीं। ये स्पेसिफिक कंडीशन में होगा। कब? जब इसके लिए सनलाइट अवेलेबल है। अच्छा, सिर्फ सनलाइट चलेगा क्या? नहीं। ठीक है, मेरे ऊपर सनलाइट गिर रहा है, CO2 H2O मैं बना सकता हूं क्या ग्लूकोज? नहीं। इसके लिए और एक जरूरत है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वो नीचे लिखा जाएगा। समझ में आया? कुछ रिएक्शन जैसे वेजिटेबल ऑयल, जिसको आप वनस्पति घी बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, इसमें इससे वनस्पति घी बनता है। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, पर ये रिएक्शन निकेल के प्रेजेंस में होती है और 60 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। तो ये कंडीशन लिखने पड़ते हैं। तो दीज आर कंडीशन दैट आर रिटन अबव एंड बिलो दी एरो। और एक 6th रूल है, मान लीजिए कि कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि सोल्यूशन, जैसे यहां पर HCl एसिड है, अभी HCl एसिड डाइल्यूट भी हो सकती है और कॉन्सेंट्रेटेड भी। अगर किसी रिएक्टेंट का, ये 6ठा रूल है, मेरे पास जगह नहीं है, 6 रूल्स होते हैं। अगर मान लीजिए एसिड है, इसका कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है, भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन, भाई ये कैसा लेना है, हाँ डाइल्यूट लेना होगा तो इसके नीचे मैं डाइल्यूट DIL लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड लेना होगा तो मैं CONC। स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज रिटन बिलो द रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्शन का, किसी भी रिएक्टेंट का कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि अगर वो डाइल्यूट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, तो वो उसके नीचे लिखा जाता है कि ये डाइल्यूट लेना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, या कितने ml लेना है। तो ये भी इंफॉर्मेशन कई बार यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये रूल्स हैं, आई होप आपको सब समझ में आए हैं। और ये रूल्स के हिसाब से ही हमको केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। स्कूल लेवल पे तो फिर भी इतने नहीं क्या होते हैं, यूज होते हैं, पर जब आप आगे चल के 11th-12th पढ़ाई करोगे या आगे चल के और में विश्व के बड़े केमिस्ट बनोगे, विश्वविख्यात केमिस्ट बनोगे, तो आपको इस तरह से रूल्स लिखने ही होंगे। नहीं तो तब अगर आप रूल्स नहीं लिखोगे तो फिर बदनामी किसकी होगी? डेफिनेटली मेरी होगी कि क्या सर आपने बताया नहीं था, ऐसे रूल्स लिखने पड़ते हैं। उधर आपको डांटेंगे, आप मनी मन मुझे कोसोगे कि सर ने आपने रूल्स कंप्लीट नहीं बताए थे। तो ये सभी रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हाँ, आप उस तरह से पढ़ाई कीजिए कि आने वाले वर्षों में आप विश्वविख्यात केमिस्ट बने, इज़न्ट इट? और क्या है कि आप फिर से कोई कोरोना वायरस जैसे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो आप उसका वैक्सीन वगैरह जल्द ही निकाल सकें। एकदम तुरंत इंस्टेंट ऐसे आप पढ़ाई करें कि आने वाले टाइम में ऐसे कोई भी घटना अगर हो विश्व में तो उसका सल्यूशन आपके द्वारा विश्व को मिले। तो ये है रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन जो आपको पता होने चाहिए। एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए अगला पॉइंट देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, लेबोरेटरी में गया, एक वेइंग मशीन लिया मैंने। ये वेइंग मशीन में इधर उसका वेट लिखाई देगा कि क्या वेट है, इज़न्ट इट? एक मैंने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क लिया, इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया,
NaCl, ठीक है। दूसरा मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर मैंने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर बिठाया और ऊपर से बंद किया। समझ में आ रहा है? इसके अंदर अभी भी सोल्यूशन था, पर अभी सोल्यूशन दोनों कैसे थे? सेपरेटेड थे, दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस थे। सिल्वर नाइट्रेट को मैंने लिया और उसके अंदर ड्रॉप किया और वेट चेक किया वेइंग मशीन पे। तो मान लीजिए ये आ रहा था 250 ग्राम, मान लीजिए। मैंने अभी ये कोनिकल फ्लास्क उठाया, उसको शेक किया, तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ये पूरा सोल्यूशन इसके साथ मिक्स हो जाएगा। वो दिखा भी हमको, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का। ये पूरा सोल्यूशन इसमें मिक्स हो गया, ये टेस्ट ट्यूब खाली हो गया। और उसके बाद फिर से वे करने के बाद, शेक करने के बाद रिएक्शन हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट पूरा जैसे दही जमता है ना, व्हाइट कलर का पूरा वो जम गया। मैंने देखा कि हाँ कुछ तो केमिकल चेंज हुआ है। बाद में वेट करने से फिर से क्या पता चला कि अभी भी वेट 250 ग्राम है। तो ये किसको प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर डिस्ट्रॉयड नाइदर क्रिएटेड। मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, क्रिएट भी नहीं होता है, जितना है उतना ही रहता है। ये रिएक्शन में क्या हुआ? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड gives silver chloride plus सोडियम नाइट्रेट। ये एक्वियस है, ये सोडियम क्लोराइड जो है ये भी एक्वियस है। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट PPT लिखते हैं, और ये भी एक्वियस रहता है। सो अभी यहां पर मास घटा भी नहीं है, बढ़ा भी नहीं है। जितना सिल्वर लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए उतना ही राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। तो एक सिल्वर है, अगर मैं लिखूं रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, तो सिल्वर इधर भी कितना है? एक, इधर भी एक है। NO3 इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो NO3 एक। सोडियम इधर एक है, इधर एक है। क्लोरीन एक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो काम किया हुआ है, मीन्स मैंने जो ये रिएक्शन लिखी है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन मतलब क्या है दोस्तों? बैलेंस रिएक्शन हमेशा, जैसे मान लीजिए मैंने NaOH प्लस H2SO4 लिखा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। Na2SO4 प्लस H2O प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर देखिए Na इधर कितना है? रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड Na 2 है। O ऑक्सीजन एक, और इधर एक और 4 5 है ऑक्सीजन, इधर 4 और 1 ऑक्सीजन, तो 5 ही है। हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। सल्फर इधर एक है, इधर एक है, पर 2 तो मैच नहीं हो रहे हैं। पर मेरे को एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि मास घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। यहां देख रहे हैं सोडियम बढ़ चुका है, हम देख रहे हैं हाइड्रोजन घट चुका है, ऐसा तो नहीं चलेगा।
तो ऐसे इक्वेशंस में जहां पर एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड डू नॉट मैच इज नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या इसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। एन इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है? स्केलेटल इक्वेशन बोला जाता है या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाएगा, स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट? तो स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। यहाँ सोडियम 2 है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई करके देखता हूं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, Na2 पर यहां पर क्या हो गया है, O 2 हो गए हैं, Hb2 मीन्स इसके ऑक्सीजन टोटल ये 2 और 4 कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए। यहां पर 2 ही है तो यहां पर भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है और ये 4 6, यहाँ पर 4 और ये 2 6, तो अभी ये बैलेंस्ड है। तो हमको ये मल्टीप्लाई, ये हमने क्या किया, बैलेंसिंग इक्वेशन किया। ये मैं सब आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस कैसे करना है इक्वेशन को, चिंता मत करें। अभी बैलेंस मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड एज प्रोडक्ट्स both are same and it is known as a balanced equation। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। जब भी जो एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम हो तो उसको बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, और ना हो तो उसको अनबैलेंस इक्वेशन है स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं पूरा बैलेंसिंग के ऊपर ही लूंगा, अलग अलग इक्वेशन लेंगे और हम लोग बैलेंस करेंगे। पर उसके पहले आपको कुछ क्या है यानी वैलेंसी में बताता हूं जो आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम लोग बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो मैंने पीरियोडिक टेबल में ही आपको बोले थे कि लर्न कीजिए। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड लिखने आना चाहिए। तो कंपाउंड लिखने तो सबको आता है पर वैलेंसीज किसको याद नहीं है, तो आप लिख लीजिए हाइड्रोजन 1 है, उसके बाद क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। ये सिंबल्स हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, ब्रोमीन 1, फ्लोरीन 1, सोडियम 1, पोटेशियम 1, इसमें कुछ आते हैं हाइड्रोक्साइल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप का 1 आता है। NO3 ग्रुप का, नाइट्रेट ग्रुप का 1 आता है। उसके बाद ये मोनो एटॉमिक है, ये सब मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक नहीं बोलते, मोनोवैलेंट है बोल सकते, मोनोवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, इसमें और एक क्या ऐड कर सकते हैं आप, सिल्वर, उसका भी 1 है, मोनोवैलेंट। डाइवैलेंट कौन कौन से हैं, यहाँ डाइवैलेंट लिखता हूं मैं। डाइवैलेंट है कैल्शियम 2 है, उसके बाद कार्बोनेट CO3, ये भी 1 है, कार्बोनेट ग्रुप है ये, नहीं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट 1 आता है। HCO3 ये बाइकार्बोनेट है।
हाँ Ca2 है, CO3 इसको कार्बोनेट ग्रुप बोलते हैं। ये 2 है सल्फेट SO4, सल्फेट ग्रुप, इसकी वैलेंसी 2 है। ये सब आपको पता होने चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन की मैं ट्राईवैलेंट इधर लिखता हूं जैसे जैसे याद आ रहे हैं मुझे। नाइट्रोजन की 3 है। उसके बाद अमोनियम NH4, इसकी भी 1 है। सिल्वर की लिखा मैंने, कॉपर की 2 है Cu, कॉपर 2 है, जिंक 2 है, मैग्नीशियम 2 है, एल्यूमिनियम 3 है। ये सब आपको याद होने चाहिए कल के लेक्चर के लिए, ये सब आपको याद होने चाहिए। मोनोवैलेंट ये है कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर। मैं देख लेता हूँ और कुछ मैंने मिस किए हैं क्या। नाइट्रेट ग्रुप NO3 हो गया ना, हो गया। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया है, सिल्वर हो गया है, कार्बन का 4 होता है वैलेंसी, NH4 अमोनियम क्लोराइड, OH का 1 है, कैल्शियम का 2 है, आयन Fe डाइवैलेंट में आएगा। बेरियम Ba, बेरियम भी 2 है। क्रोमेट Cr, इधर जगह नहीं है, इसके नीचे लिखता हूं मैं। CrO4 क्रोमेट, क्रोमेट का भी 2 है। लगभग तो सब हो गए हैं, आप इतने कॉपी कीजिए। तो अगर और मुझे कुछ दिखते हैं तो मैं डाइक्रोमेट Cr2O7, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं, इसको, इसकी भी 2 है। तो लगभग तो मैंने सब लिखे हैं। ओके, सब लगभग सब मैंने लिखे हैं। अगर और कुछ भी होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पर इतने सारे जो हैं ये आपको याद होने चाहिए कि सिंबल्स किसके क्या क्या हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरी टेबल मैंने आपके लिए बनाई है कि किसके मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट के क्या क्या सिंबल्स होंगे जो आमतौर पे हमारे यूज़ में आते हैं, और भी कुछ होंगे तो मैं टेबल में आपको ऐड कराऊंगा। कल का पूरा लेक्चर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे डेडिकेटेड, जितने भी 20-25 आधा घंटा लगा, बहुत सारे हम लोग को कम से कम 15-20 एग्जाम्पल्स हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये पूरे लर्न हो जाने चाहिए। अच्छा, इसके आज के क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। डाइवैलेंट में आप लोग एक लेड ऐड कर दीजिए जिसका था पीबी, लेड पीबी। आज के क्वेश्चंस, पहला है फिजिकल चेंज, आज के यानी कल के और आज के फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिस्टिंग्विश, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। दूसरा है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है वर्ड इक्वेशन के बाद केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है अनबैलेंस या स्केलेटल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। ये सब आज के क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करके लिखने हैं। उसके बाद जो भी सिंबल यानी मैंने बताए हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट जो एलिमेंट्स है वो उसके भी आपको जो भी सब है फॉर्मूले के सिंबल्स और उनकी वैलेंसी याद रखनी है। तब तक पढ़ते रहिए, अपना पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हमको भी मोटिवेटेड फील होता है कि हमारे बच्चों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं।